नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस खबरों को। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भविष्य में बनने वाले 13 टन के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और इसके नौसेना संस्करण यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए जो जरूरी इंजन है उसके डेवलपमेंट के लिए एक वर्क शेयर एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। आपको बता दें कि इस समझौते के तहत HAL कुछ जो प्रमुख इंजन के कंपोनेंट्स हैं उनके डिजाइन, उनका डेवलपमेंट और उनका प्रोडक्शन करेगा, जिससे कि देश में इसकी विशेषज्ञता और जानकारी बढ़ेगी। आपको बता दूं मैं कि इंडियन मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर है उसका विकास का काम चल रहा है। 1/3 स्केल का मॉडल एरो इंडिया 2023 में भी प्रदर्शित किया गया है और इस नए हेलीकॉप्टर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के साथ भी बातचीत की जा रही है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, ताकि इस हेलीकॉप्टर को उनके हिसाब से कस्टमाइज किया जा सके। HAL और सैफरन आने वाले महीनों में इस जॉइंट वेंचर यानी कि संयुक्त उद्यम के विकास पर काम करना जारी रखेंगे। इसका उद्देश्य न केवल इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए बल्कि अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए भी इंजन विकसित करने का है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही भागीदारों में इस बात की भी सहमति बनी है कि जो ध्रुव और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उनमें जो शक्ति इंजन लगाया गया है उसमें HAL जो महत्वपूर्ण फोर्जिंग और कच्चे भागों की ढलाई है उसमें स्वदेशीकरण के स्तर को बढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ने कहा कि कामोव 226T लाइट हेलीकॉप्टरों के संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम पर रूस और भारत के बीच में हितों का कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ये कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम समय पर पूरा होता है तो हम काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कामोव 226T हेलीकॉप्टरों का जो उत्पादन भारत में किया जाना था उस पर बातचीत रुकी हुई थी, क्योंकि भारत कामोव 226T हेलीकॉप्टर में जो लोकलाइजेशन था यानी कि स्थानीयकरण था उसे 70% तक के लिए बढ़ाने की मांग कर रहा था। इसके अलावा भारतीय सैन्य अधिकारी भी रूस में पहले से ही असेंबल्ड इन हेलीकॉप्टरों की खरीद पर विचार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब रशिया के अपग्रेडेड IL-76 MD-90A मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को खरीदने की बातचीत कर रहा है। इस बारे में खुद रशिया की तरफ से जानकारी दी गई है। आपको मैं बता दूं कि IL-76 MD-90A जो हमारे पास मौजूद IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसी का ही फॉलोअप है और ये एक नया एयरक्राफ्ट है। इस विमान में एक नया इंजन, एक बेहतर विंग, ग्लास कॉकपिट और कई अन्य इनोवेशंस इस पर हुए हैं, जिससे कि इस नए विमान की क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत ने इस विमान में रुचि भी दिखाई है और आपको बता दें कि दोस्तों इस IL-76 MD-90A विमान पर PS-90A-76 इंजन लगा है, जो कि IL-76 MD विमान का भारी अपग्रेड है, जिसमें कि 10% कम ईंधन की खपत होती है और ये परिवहन विमान 52 मैट्रिक टन के पेलोड को 5000 किलोमीटर की विस्तारित सीमा तक ले जाने में सक्षम है। ये ट्रांसपोर्टेबल और एयर ड्रॉपेबल हार्डवेयर और एमुनेशन की व्यापक रेंज को भी ले जा सकता है। इसमें काफी सुधार भी किया गया है, खासकर कि इसकी एक विस्तारित उड़ान रेंज है और बड़े पैमाने पर यह पेलोड ले जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2023-2024 से घरेलू रक्षा निर्माताओं से खरीद के लिए कुल रक्षा पूंजी परिव्यय का 75% खर्च करेगी। यानी उन्होंने कहा कि इस फैसले का मतलब यह है कि भारतीय निर्माताओं से सैन्य प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अलग रखना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 9वें संस्करण के लॉन्च की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में 98 देशों की 100 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और करीबन 700 से ज्यादा कंपनियां भारत की हैं और इस डिफेंस शो में जेट पैक सूट आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। आपको बता दें कि गैस टरबाइन इंजन से चलने वाला ये जेट पैक सूट इसे पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर हवा में उड़ सकता है। साथ ही किसी भी मौसम में ये सूट काम करेगा। जेट पैक सूट के माध्यम से भारतीय सेना तुरंत कार्रवाई भी कर सकती है। इस सूट का वजन 40 किलोग्राम तक है। कहा यह जा रहा है कि जेट पैक सूट पहनकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जवान हवा में उड़ सकता है। हालांकि इसका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 8 मिनट का है और भारतीय सेना भी जेट पैक सूट खरीदने जा रही है। जेट पैक सूट के जरिए सीमाओं की निगरानी, पहाड़ों और जंगलों में सर्विलांस करना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इस जेट पैक सूट को बेंगलुरु आधारित एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है। इस कंपनी का नाम है एब्सोल्यूट कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड और इस जेट पैक सूट के 5 इंजन हैं, जिसमें कि टर्बो इंजन इसके पीछे लगा हुआ है और 80 किलोग्राम वजन वाला जवान भी इस जेट पैक सूट को पहनकर ऑपरेशन कर सकता है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस जेट पैक सूट पर 70% स्वदेशी कंपोनेंट्स लगाए गए हैं।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एरो इंडिया में घरेलू रक्षा फर्मों के पवेलियन का दौरा किया। साथ ही उन्होंने कई उद्यमियों के साथ भी बातचीत की। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से भी उड़ान भरी। वहीं दोस्तों कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय नौसेना ने आखिरकार 26 राफेल मरीन को चुन लिया है और इसके लिए आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। हालांकि रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं इसके बारे में फिर मैं आप आगे जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए तो ये खबर आ रही है कि 26 राफेल मरीन के लिए भारतीय नौसेना ने इस डील को कंफर्म कर लिया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार ने चीन भारत सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुई बैठक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की नई बटालियनों की स्थापना को हरी झंडी दे दी है और आईटीबीपी की इन नई 7 बटालियन में 9,400 कर्मी होंगे। इसके अलावा ऑपरेशनल बेस की स्थापना के लिए भी भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया भारतीय सेना के 1770 फ्यूचर मेन बैटल टैंक प्रोग्राम में ज्वाइंट वेंचर और इनका प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। यानी दोस्तों रशिया अब भारत को तकनीक देने के लिए भी तैयार है अपने T-14 अरमाता नेक्स्ट जनरेशन टैंक की। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अरमाता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म भारतीय सेना को एक बड़ी बढ़त देगा, खासकर कि हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर वाले इलाकों में दुश्मन के खिलाफ। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों जीई मरीन और HAL ने एक MOU पर साइन किया है जिसके तहत LM500 मरीन गैस टरबाइन इंजन की असेंबली इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि 4.57 मेगावाट का LM500 मरीन गैस टरबाइन इंजन में केरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल लगा हुआ है ताकि इसकी मरीन इन्वायरमेंट में यानी कि समुद्र के पानी में इसकी एक लंबी लाइफ बनी रहे और इसका इस्तेमाल फास्ट ट्रैक पेट्रोल वेसल में भी किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और सिटी स्पेस रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी को प्रदर्शित किया है एरो इंडिया 2023 में, जो कि 5 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। इसका इंड्योरेंस टाइम 6 घंटे का है और इस यूएवी के जो इंटरनल फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं। इसके बाद इसका कस्टमाइज्ड वेरिएंट का ऑफर किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस को ताकि वो इसके यूजर ट्रायल्स कर सके। बता दें कि इसका इस्तेमाल बॉर्डर पेट्रोल, मैरीटाइम इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निशन में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना के प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना 95 यानी कि 95% लाइट हेलीकॉप्टर और 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर देगी जो कि आर्मी कॉम्बैट एविएशन विंग की ताकत को बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रचंड हेलीकॉप्टर में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी लगाया जाएगा जिसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 40 हेलिना लॉन्चर्स और मिसाइल की खरीद को भी मंजूरी दी है। प्रचंड जो कि एक मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है और ट्रायल के दौरान इस हेलीकॉप्टर को सियाचिन में लैंड कराया गया था और ये दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि सियाचिन में लैंड हुआ था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक अल्ट्रा स्मॉल गाइडेड बम को तैयार कर रही है जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से ड्रॉप किया जा सकता है, वो भी प्रिसीजन टारगेट क्षमता के साथ। न्यू स्पेस रिसर्च ने हालांकि न्यू स्पेस ने इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना तो है कि इसका इस्तेमाल शॉर्ट रेंज टैक्टिकल यूएवी और स्वार्म ड्रोन से किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से ये तो कहा गया है कि इसके कई वर्जनों को तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स और HAL ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि HAL अब MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन के TPE-331 10 टर्बो प्रॉप इंजन का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल और साथ ही सपोर्ट करेगा, जिसमें कि जनरल एटॉमिक्स HAL को स्पेशल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स को मुहैया कराएगा। वहीं दूसरी तरफ जनरल एटॉमिक्स ने एक और एग्रीमेंट किया है भारत फोर्स के साथ जिसके तहत MQ-9B ड्रोन के मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स और सब असेंबली और असेंबली तैयार की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक MOU पर साइन किया है थेल्स के साथ जिसके तहत FZ-275 70 mm लेजर गाइडेड रॉकेट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे भारत में तैयार किया जाएगा और साथ ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ग्लोबल सप्लाई चेन का भी पार्टनर होगा और साथ ही वर्तमान में मौजूद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स में 70 mm की लेजर गाइडेड रॉकेट्स की सॉल्यूशंस भी देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की है कि वे 280 किलोमीटर रेंज के इजरायली लोरा सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को भारत में बनाएंगे जिसे कि कोलैबोरेशन के साथ बनाया जाएगा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि लोरा मिसाइल को लैंड और नेवल बेस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है और भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल भी करती है। लोरा मिसाइल भी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है और ये सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसे रैंडम और प्रोग्राम दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है
और ये दुश्मनों को एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैक और उन्हें इंटरसेप्ट कर सकती है। अगली अपडेट दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना को लेकर आ रही है। जिस तरीके से आर्थिक सामना कर रहा है पाकिस्तान, ऐसे में साथ देने की बजाय चाइना ने फिर से एक बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान की इस बदतर हालात को देखते हुए अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि चाइना इसके पीछे का कारण तकनीकी वजह बता रहा है। चाइना के इस कदम से पाकिस्तानियों को चीन का वीजा लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले हाल ही में चीन ने पाकिस्तान में खराब होती सुरक्षा स्थिति के कारण पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी थी। आपको बता दें कि चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट में इसका ऐलान भी किया है और इसके पीछे का कोई खास वजह उन्होंने नहीं बताई है। चीनी दूतावास ने वेबसाइट पर लिखा है कि कुछ खास तकनीकी मुद्दों के कारण इस्लामाबाद में चीनी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।